आज ही रजिस्टर करें। SMS करें ZB स्पेस नेम स्पेस City2 57575 पर। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट की वो तमाम बारीकियां जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे मसालों की, कि मसालों में किस तरह का ट्रेड होता है, कितने मसाले हैं, उसके फंडामेंटल क्या हैं और मसालों में फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, और जो लोग मसालों के कारोबार से जुड़े उनके लिए डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महावीर गुप्ता, श्री फलोदी ट्रेडर्स के। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज हम मसालों की बात कर रहे हैं कमोडिटी की क्लास में। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कोरिएंडर पर। ज़रा हमें कोरिएंडर के लिए बताइए कि कोरिएंडर की कमोडिटी कितनी लिक्विड है, किस तरह के फंडामेंटल हैं, डिमांड सप्लाई कैसी है? कोरिएंडर में अभी ये बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम आ गया है 2024 का। तो अभी जो नई फसल का पूर्वानुमान है उस पर चर्चा चल रही है और कुछ कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है या कमोडिटी एक्सचेंज जो भी इसमें है अभी NCDEX, तो वो लोग अभी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी भी इस टाइम पे डीमेट लगा नहीं है माल, लेकिन इस बार बहुत स्पीड से अभी डीमेट लग रहा है। जबकि जनवरी के बाद जो इसका महीना 2 महीना बंद रहेगा ये, तो सीधा अप्रैल में डिलीवरी मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छा मूवमेंट है इसमें अभी कि NCDEX के उसमें डीमेट में जा रहा है। अच्छा। और एक एक कंजप्शन अगर चाहे या एक ब्लॉकिंग जैसे फंड स्टॉक की होती है, उस तरह से ये उसमें या डिलीवरी देंगे या अप्रैल में डिलीवरी होगा या सौदा बदला करेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि कोरिएंडर के लिए डेरिवेटिव मार्केट कितना ज़रूरी है? जो एक्चुअल ट्रेडर हैं उनके लिए वायदा बाजार कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? वायदा बाजार आज की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है, मतलब महत्वपूर्ण है भाई। कोई भी व्यापार में, किसी भी जिन्स के कारोबार में वायदा व्यापार जरूरी हो गया है। क्योंकि एक आज किसान के लिए भी, एक ट्रेडर के लिए भी, और एक जो उत्पादक, मसाला उत्पादक है जो इसको यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसके लिए भी एक मापदंड फिक्स हो जाता है कि इसका ट्रेंड कैसा है। ये हमको ट्रेंड बताता है। कई बार 100 में से 2 बार ऐसा होता है कि गलत हाथों में आके और मिस यूज होता है इसका, लेकिन बाकी के टाइम में ये फ्रूटफुल रहता है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। ओके, ठीक है। अब मैं आता हूँ जीरे पर। आप जरा बताइए कि भारत में जीरे का कारोबार कितना बड़ा कारोबार है, कितना प्रोडक्शन है, डिमांड सप्लाई कैसी है, और इसके लिए भी डेरिवेटिव मार्केट क्यों अहम है? जीरे में अभी इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं देखा गया है। ठीक है, पिछले लास्ट ईयर 2022 में बाजार बहुत स्पीड से बढ़ा था। उसके पीछे NCDEX में शॉर्ट जिसको बोलते कि शॉर्ट किया हुआ था, इसके कारण से कुछ लोगों ने इसको पकड़कर बढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी अगर रेगुलर ट्रेड में देखा जाए तो आज जो जीरे की पैदावार है राजस्थान और गुजरात मिला के 50 से 55 लाख बोरी एक एवरेज मानते हैं हम, तो उसका कंजप्शन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में है। डोमेस्टिक है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है जीरे का। और उन लोगों के लिए अगर NCDEX पॉजिटिव पार्ट प्ले करता है तो बहुत अच्छा उनको संकेत मिलता है आगे के व्यापार के लिए। लेकिन कई बार नेगेटिव होने के कारण या एक मतलब अदृश्य जिसे कहते हैं कि एक मतलब आर्टिफिशियल वो बना देते हैं, वो तो अलग मसला है। लेकिन ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूँ टर्मरिक पे। हल्दी के फंडामेंटल आपको कैसे दिख रहे हैं? डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, और जो ट्रेडिंग का सेंटीमेंट है वो कैसा है? टर्मरिक में अभी हम लोग उस पे एक मतलब एक लेवल पे खड़े हैं जहाँ बिल्कुल एकदम सटीक इसका वो चल रहा है। ना कोई इसमें कोई गलत तेजी है ना कोई गलत मंदी है। पूरा स्टॉक पे डिपेंड कर रहा है कि क्या स्टॉक है और क्या फसल आने वाली है, उसके हिसाब से निर्धारण। जो बीच में ये इसका भाव बढ़ा था 160 और 170 जो भी गया था, वो एक गलत था। मतलब वो वापस लौट के आया है, चल था, वही कहना है मेरा कि आर्टिफिशियल नहीं हो, ये प्रॉपर चले, रेगुलर चले, और सपोर्ट कोई बेस होना चाहिए, मतलब कोई लॉजिक हो। अब तो आपने ओवरऑल तीनों मसालों के बारे में बात कर ली है, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं
उनकी भागीदारी कैसे बढ़ेगी, एक्सचेंज के ऊपर कैसे बढ़ानी चाहिए? अगर ये सकारात्मक कार्य करता है और इस तरह के कोई भी गलत ट्रेंड को नहीं चुनता है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आगे के लिए कोई भी बुकिंग करना चाहे जिसका आज उसको माल का जरूरत नहीं है, 3 महीने बाद माल का जरूरत है, तो वो उसमें हेज करके या परचेज करके डिलीवरी टाइम पे प्रॉपर डिलीवरी ले सकता है। लेकिन कुछ खामियां हैं इस सिस्टम की, जिसमें क्वालिटी का इशू सबसे बड़ा आता है। दूसरा एक और इशू सबसे बड़ा जो कंपनी का आता है कि अगर राजस्थान से धनिया डिलीवरी लेना है उसको, तो उसके पास राजस्थान के फर्म का लाइसेंस होना चाहिए। अब सब मसाला वाले या जो भी निधि है उनके पास सब जगह हर राज्य का लाइसेंस होना मुश्किल है। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि वो लोग डिलीवरी सीधे पैसा जमा करा के ले सके, किसी मीडिएटर या मध्यस्थी की जरूरत ना पड़े। ओके, उनके लिए ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि जो कारोबारी हैं उनको एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का फायदा किस तरह से उठाना चाहिए हेजिंग के जरिए? हेजिंग कितना जरूरी है इसमें, इन तीनों कमोडिटी में? हेजिंग आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो लोग जो उत्पादक हैं इसके, जो मसाला बनाते हैं या निर्यातक है, आजकल ट्रेंड हो गया पूरा एडवांस सौदा होने का। आज जो भी निर्यातक है जहां भी कोई गल्फ फूड में या कहीं भी एक सौदा करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो उसको बहुत फायदा है कि वो अपना एक निश्चित मार्जिन रख के और उस ट्रेंड के हिसाब से माल बेच सके बाहर, और टाइम पे डिलीवरी अगर श्योर रहे तो डिलीवरी ले सके। मेरा मानना ये है कि एक में इसमें अगर डिलीवरी श्योर होगी तो ही ये फायदेमंद होगा किसी भी लेवाल के लिए या निर्यातक के लिए या जिसने भी इसको यूज करना है। ओके, अगर डिलीवरी श्योर होगा, डिलीवरी की जगह पेनल्टी होगी तो उसका काम उससे चलने वाला नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में मसालों के ऊपर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। Okay guys, countdown time. 3, 2, 1. Happy New Year! हाँ। 2025 का रेजोल्यूशन पक्का करो, एक बड़ा सा घर लेने का। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो साथ देने के लिए है ही। घर बसाए, रिश्ते सजाए।